हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहन सिंह चौधरी सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर अपन स्थापत्य कला, जो राजस्थान की कला और संस्कृति का पार्ट है, वो डिस्कस कर रहे थे। और स्थापत्य कला के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले जो टॉपिक लिया, वो टॉपिक लिया था दुर्गों का टॉपिक, जिसमें अपन दुर्ग पढ़ रहे थे, चित्तौड़ का दुर्ग। और चित्तौड़ के दुर्ग में अपन ने पिछली क्लास में बात करी थी विजय स्तंभ के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, यहां पर अपन ने बात करी थी कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के अलावा अन्य जो महल हैं उनके बारे में। तो महल मंदिर अपन ने पढ़ लिए थे। आइए अब चर्चा करते हैं चित्तौड़गढ़ के अन्य इमारतों के बारे में और चित्तौड़गढ़ में स्मारकों के बारे में। तो देखेंगे नेक्स्ट यहां पर। तो देखो यहां पर अगर बात करते हैं तो देखो चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रमुख छतरियां, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख छतरियां, प्रमुख छतरियां, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख छतरियां। तो कौन कौन सी छतरी और कहां स्थित है? देखो सबसे पहले तो बात करेंगे तो पहली छतरी जो है ये बाघ सिंह की छतरी। मेरे बच्चों, ये बाघ सिंह की छतरी है, पहली छतरी। कौन सी छतरी है? बाघ सिंह की छतरी। और बाघ सिंह की छतरी है ये पाड़नव पोल के पास में स्थित है भाई। पाड़नव पोल के पास। कौन से पोल के पास? पाड़नव पोल के पास स्थित है। पाड़नव पोल के पास स्थित है पहली छतरी। दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखो पाड़नव पोल के पास दूसरी छतरी की बात करते हैं तो ये छतरी है कल्ला राठौड़ की छतरी। मेरे बच्चों, कल्ला राठौड़ की छतरी की बात करेंगे अपन तो ये 4 खंभों की है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, 4 खंभों की छतरी, 4 खंभों की छतरी, ये 4 खंभों की छतरी है। दूसरी बात है कि यह भैरव पोल के पास में स्थित है। यह भैरव पोल के पास स्थित है। कहां पर स्थित है? भैरव पोल के पास स्थित है। कौन सी छतरी भाई? कल्ला राठौड़ की छतरी। इसके अलावा तीसरी है जयमल राठौड़ की छतरी। जयमल राठौड़ की छतरी, राठौड़ की छतरी। छतरी बोले तो स्मारक, जयमल राठौड़ का स्मारक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। जयमल राठौड़ की छतरी के अलावा है पत्ता सिसोदिया की छतरी। पत्ता सिसोदिया, पत्ता सिसोदिया की छतरी, पत्ता सिसोदिया की छतरी, जिसको अपन कह सकते हैं छतरी यानी स्मारक, पत्ता सिसोदिया का स्मारक। एक छतरी है संत रैदास, संत रैदास, संत रैदास की 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी, संत रैदास की 8 खंभों की छतरी। देखो संत रैदास के गुरु का नाम क्या था? गुरु, गुरु का नाम तो था रामानंद। और संत रैदास की शिष्या का नाम क्या था? तो शिष्या का नाम था बच्चों क्या? मीरा। शिष्या का नाम था मीरा। ये बात आप ध्यान में रखना। तो देखो किस किस की छतरियां बनी हुई हैं भाई? बाघ सिंह की छतरी बनी है, कल्ला राठौड़ की छतरी बनी है, जयमल राठौड़ की छतरी बनी है, पत्ता सिसोदिया की छतरी बनी है, संत रैदास की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित प्रमुख दरगाह, प्रमुख दरगाह या दरगाह व मस्जिद, प्रमुख दरगाह व मस्जिद। कौन कौन सी दरगाह और मस्जिद यहां पर स्थित हैं अगर अपन बात करें यहां पर? तो देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करेंगे तो एक दरगाह है जिसका नाम है
चल फिर सहा की दरगाह, चल फिर सहा की दरगाह, चल फिर सहा की दरगाह। यहां पर बात करेंगे तो एक है धाईबी पीर, धाईबी पीर की दरगाह, धाईबी पीर की दरगाह। कौन सी दरगाह है भाई? धाईबी पीर की दरगाह। चल फिर सहा की दरगाह कहां पर स्थित है? ये चित्तौड़ के दुर्ग में। कहां पर स्थित है भाई? ये चित्तौड़ के दुर्ग में। कौन कौन सी दरगाह स्थित है भाई? चल फिर सहा की दरगाह। इसके अलावा बात करते हैं तो एक दरगाह है धाईबी पीर की दरगाह। अब देखो यहां पर एक है नवलखा भंडार। क्या स्थित है यहां पर? एक नवलखा भंडार स्थित है, नवलखा भंडार। पर्टिकुलर इसके बारे में बात करते हैं, नवलखा भंडार। नवलखा भंडार की बात करेंगे बच्चों तो देखो निर्माण किसने करवाया इसका? निर्माता नवलखा भंडार का निर्माता है बनबीर, निर्माता बनबीर है इसका। कौन है निर्माता? बनबीर। तो इसे चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में स्थित, चित्तौड़गढ़ में स्थित स्थित छोटा दुर्ग कहते हैं, स्थित छोटा दुर्ग कहते हैं। छोटा दुर्ग, छोटा दुर्ग किसको कहते हैं? छोटा दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित बताओ। ये कहते हैं नवलखा भंडार को। लेकिन आपको दो तथ्य ध्यान में रखने हैं, ये ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट तो नवलखा दरवाजा, नवलखा दरवाजा कहां पर स्थित है? रणथंभौर में स्थित है। बोलो कहां पर स्थित है? रणथंभौर में स्थित है। ठीक है, कौन सा दरवाजा स्थित है? नवलखा दरवाजा। और दूसरी बात याद रखनी है कि चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई, चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई, चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई किसको कहते हैं? रणथंभौर दुर्ग को कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग को कहते हैं। किस दुर्ग को कहते हैं? रणथंभौर दुर्ग को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई। यहां तक आपको समझ में आएगी। देखो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने आएंगे। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कोई छोटा मोटा दुर्ग नहीं है, बहुत बड़ा दुर्ग है। बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, इसके अंदर महल, इसके अंतर्गत ध्यान रखना बहुत सारी जो है अन्य इमारतें स्थित हैं। विजय स्तंभ तो सबसे बेहतरीन कारीगरी का नमूना है। अगर अपन बात करें तो विजय स्तंभ के बारे में एक टिप्पणी थी, ये टिप्पणी जो है कर्नल जेम्स टॉड ने की थी। और टिप्पणी ये थी कि भले ही दिल्ली की कुतुब मीनार कितनी भी ऊंची हो, भले ही दिल्ली की कुतुब मीनार कितनी भी ऊंची हो, लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी से बढ़कर नहीं है। ये टिप्पणी भी आप कर्नल जेम्स टॉड की ध्यान रख सकते हो। तो देखो आगे बात करेंगे नेक्स्ट यहां पर। तो देखो अन्य अगर कुछ इमारतें देखें तो कुछ यहां पर जलाशय भी हैं, जैसे घी तेल की बावड़ी यहां पर स्थित है। तो प्रमुख जलाशय चित्तौड़ दुर्ग में स्थित, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित प्रमुख जलाशय, प्रमुख जलाशय। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख जलाशय कौन कौन से हैं? तो पहला जलाशय है घी तेल की बावड़ी, घी तेल की बावड़ी। सर घी तेल की बावड़ी है, इसका निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। बोलो किसने करवाया? कुंभा ने निर्माण करवाया। किसका? घी तेल की बावड़ी का। किसने निर्माण करवाया? महाराणा कुंभा ने। एक यहां पर स्थित है भीमलत कुंड। क्या स्थित है बच्चों यहां पर? भीमलत कुंड, भीमलत कुंड स्थित है एक यहां पर। क्या स्थित है? बोलो भीमलत कुंड स्थित है यहां पर। एक स्थित है यहां पर रत्नेश्वर तालाब। क्या है भाई? रत्नेश्वर तालाब स्थित है यहां पर, रत्नेश्वर तालाब। याद रखें यहां पर स्थित है रत्नेश्वर तालाब, रत्नेश्वर तालाब एक स्थित है यहां पर।
खातिन की बावड़ी क्या स्थित है? खातिन की बावड़ी, खातिन की बावड़ी स्थित है यहां पर, एक स्थित है यहां पर, ये तो इंपोर्टेंट है। और खातिन की बावड़ी के अलावा अगर अपन देखें तो खातिन की बावड़ी के अलावा जो श्रृंगार देवी के द्वारा जो रायमल की पत्नी थी, रायमल जो महाराणा सांगा के पिताजी थे रायमल, उनकी बात करेंगे तो महाराणा सांगा के पिताजी रायमल, तो रायमल की पत्नी का नाम था श्रृंगार देवी। हालांकि महाराणा सांगा की जो मां थी उसका नाम था रतन कुमरी, तो वो रायमल की दूसरी पत्नी थी। लेकिन एक पत्नी जिसका नाम श्रृंगार देवी, जो राव जोधा की पुत्री थी, जब राव जोधा को आप राव जोधा के पीछे ध्यान रखना अपनी सेना को लगाया था महाराणा कुंभा ने, तब हंसाबाई ने जो राव जोधा की बुआजी थी और महाराणा कुंभा की दादी थी, मोकल की मां थी और रणमल की बहन थी। और बेटा ध्यान रखना, यदि अपन बात करें तो मेवाड़ शासक महाराणा लाखा की पत्नी थी हंसाबाई। तो हंसाबाई ने राव जोधा जो कि मारवाड़ का शासक था और महाराणा कुंभा जो कि मेवाड़ का शासक था, इन दोनों के बीच एक संधि करवाई थी, आबल बाबल की संधि, जिसका केंद्र बिंदु सोजत को रखा गया था। और यही नहीं प्यारे बच्चों, केंद्र बिंदु सोजत को रखा गया और बाद में इन दोनों के बीच जब संधि हो गई तो रायमल ने बहुत अच्छे रिश्ते बनाने के लिए महाराणा कुंभा के छोटे बेटे, बड़े बेटे का नाम तो महाराणा उदा था जिसे पितरंता कहते हैं मेवाड़ का, छोटे बेटे का नाम था रायमल, तो रायमल के साथ अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किया था। इसी श्रृंगार देवी ने यहां पर एक बावड़ी बनवाई है चित्तौड़ के दुर्ग में, जिसका नाम है घोसुंडी की बावड़ी। और प्यारे बच्चों, घोसुंडी का शिलालेख भी यहीं पर मिला है, जो पहला तिथि युक्त शिलालेख माना जाता है। तो देखेंगे यहां पर, तो घोसुंडी की बावड़ी, घोसुंडी की बावड़ी, घोसुंडी की बावड़ी, मेरे बच्चों घोसुंडी के बावड़ी की बात करते हैं तो ये जो घोसुंडी की बावड़ी है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया था किसने? रायमल की पत्नी। किसकी पत्नी भाई? रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने। रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने। बोलो किसने भाई? श्रृंगार देवी ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? घोसुंडी की बावड़ी का। मेरे हिसाब से आपको ये बावड़ियां बिल्कुल स्पष्टतया समझ में आई होंगी। यदि अपन बात करें नेक्स्ट, तो देखो आगे यहां पर देखेंगे भाई, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और यदि बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसका मार्ग कैसा है? सर्पिलाकार मार्ग है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है यहां से। और सबसे छोटा यहां पर दरवाजा भी है, लाखेटा बारी। लाखेटा बारी, तो देखो चित्तौड़ दुर्ग का सबसे छोटा दरवाजा, चित्तौड़ दुर्ग का सबसे छोटा दरवाजा, सबसे छोटा दरवाजा, चित्तौड़ दुर्ग का सबसे छोटा दरवाजा कौन सा है? सबसे छोटा दरवाजा है लाखेटा बारी। लाखेटा बारी स्थित है सबसे छोटा दरवाजा। सबसे छोटा गेट अगर देखेंगे तो कौन सा है? लाखेटा बारी है। और बच्चों यहाँ का जो मार्ग है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में अंदर, ठीक है, चित्तौड़ मार्ग, तो चित्तौड़ मार्ग की बात करेंगे तो मार्ग कैसा है? सरपीला। बोलो कैसा है मार्ग? बताएंगे सरपीला मार्ग है। कौन सा मार्ग बताएंगे? जो चित्तौड़ के अंदर मार्ग है, वो कैसा मार्ग है भाई? सरपीला। अब यदि अपन बात करेंगे तो चित्तौड़गढ़ का इतिहास क्या रहा है? हालांकि 8वीं सदी में ये जो दुर्ग है किसने बनवाया था? ये बनवाया था किसने? चित्रांग मौर्य ने। अकॉर्डिंग टू श्यामल दास, अपन ने आरंभ में ही बात कर ली थी। कुछ समय तक ध्यान रखना परमार शासकों के, ये मेवाड़ शासकों के अधीन रहा, फिर परमार शासकों का आधिपत्य हो गया यहाँ पर। फिर से मेवाड़ की रावल शाखा ने यहाँ पर शासन किया। रावल रतन सिंह के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने,
और अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण रहा। फिर इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के चले जाने के बाद में ये उसके पुत्र खुद खिज्र खां के हाथ रहा। खिज्र खां ने ये दुर्ग फिर मूछाला मालदेव को दे दिया। फिर मूछाला मालदेव की मृत्यु के बाद में उसका लड़का जैसा या बनवीर शासक बना। फिर बच्चों ये पुनः राणा साका या महाराणा साका के अधीन आ गया। राणा साका या महाराणा साका ने शासन किया चित्तौड़ पर। वो अलग बात है कि चित्तौड़ पर कर्मावती के समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया और चित्तौड़ दुर्ग को ले लिया, लेकिन पुनः दोबारा से चित्तौड़ को मेवाड़ शासकों ने जो है अपने अंडर में ले लिया था, अपने हाथ में ले लिया, या यूं कह दे चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपने आधिपत्य कर लिया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। फिर बनवीर, ध्यान रखना, यहाँ का शासक बना जो चंदन की हत्या करी उदय सिंह को समझकर कि भाई यही उदय सिंह है। तो उदय सिंह ने उनको जो हराया, मावली के युद्ध में हराया और उदय सिंह शासक बना। इस तरीके से मेवाड़ शासकों के अधीन रहा। लेकिन उदय सिंह के काल में अकबर ने आक्रमण किया और ये मुगलों के अंडर में चला गया ये दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग। लेकिन संधि हुई 1615 में मुगल और मेवाड़ संधि, और दोबारा से मेवाड़ शासकों के अंडर में आ गया कौन सा? चित्तौड़ का दुर्ग। ये इसका थोड़ा सा इतिहास था। लेकिन अब अपन पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साके। भैया कौन कौन से साके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो ये दुर्ग पहले किस किस के अधीन आया, थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्रामिक रूप से समझा देता हूं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आधिपत्य, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आधिपत्य, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आधिपत्य। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आधिपत्य रहा किस किस का, ये अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि सबसे पहले तो मौर्य शासक, मौर्य शासक किसने निर्माण करवाया? मौर्य शासक चित्रांग मौर्य ने निर्माण, चित्रांग मौर्य ने निर्माण, मौर्य ने निर्माण। फिर उसके बाद में बात करते हैं, तो फिर उसके बाद में बात करते हैं तो मौर्य शासक मान मौर्य को, मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर, मान मौर्य को हराकर, मान मौर्य को हराकर बप्पा रावल का आधिपत्य, बप्पा रावल का, बप्पा रावल का, यानी ये बप्पा रावल कौन था? मेवाड़ शासक। तो बप्पा रावल का आधिपत्य, तो बप्पा रावल का आधिपत्य हो गया। उसके बाद में बात करते हैं तो बप्पा रावल के आधिपत्य के बाद में फिर से ये किसके बाद में, यानी बप्पा रावल शक्ति कुमार, शक्ति कुमार के समय, शक्ति कुमार के समय समय परमार शासक मुंज, परमार शासक मुंज का आधिपत्य, परमार शासक मुंज का आधिपत्य, मुंज का आधिपत्य हो गया इस पर। किस दुर्ग पर? परमार शासक मुंज का आधिपत्य हो गया। ये हो गया था किस दुर्ग पर? ये हो गया था चित्तौड़ के दुर्ग पर। लेकिन उसके बाद में ध्यान रखना, यदि अपन बात करेंगे यहां पर तो उसके बाद में फिर से मेवाड़ की, मेवाड़ की, मेवाड़ की गुहिल वंश, मेवाड़ की गुहिल वंश की, गुहिल वंश की, गुहिल वंश की नींव, गुहिल वंश की नींव इस दुर्ग में डाली। नींव, नींव क्षेम सिंह ने डाली थी। क्षेम सिंह जो रण सिंह का पुत्र था या कर्ण सिंह का, क्षेम सिंह ने डाली। फिर उसके बाद में देखो रावल साका का आधिपत्य रहा और रावल साका का अंतिम शासक ध्यान रखना कौन था? रावल रतन सिंह। तो रावल शाखा के अंतिम शासक, शाखा के अंतिम शासक क्या नाम था अंतिम शासक का? अंतिम शासक रावल रतन सिंह। अंतिम शासक रावल रतन सिंह के समय, रावल रतन सिंह के समय, के समय ये दुर्ग, ये दुर्ग, दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी जो तुर्क शासक था। कैसा शासक था भाई? तुर्क शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के आधिपत्य में हो गया। क्या हो गया? आधिपत्य में हो गया।
इसके अलावा बात करते हैं, फिर ध्यान रखना, यहाँ का शासक बना अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिज्र खान। तो खिज्र खान ने ये दुर्ग मूछाला मालदेव, जो कौन था मूछाला मालदेव, ये था सोनगरा चौहान। तो ये सोनगरा चौहानों के अंडर में हो गया। सोनगरा चौहान था, जालौर के शासक कानड़ देव का भाई था। तो मूछाला मालदेव को दिया, किसने दिया? खिज्र खान ने दिया। फिर उसके बाद में ये दुर्ग की बात करते हैं। तो ये दुर्ग जो है राणा हम्बीर ने ये दुर्ग जीत कर यहाँ राणा साका की नींव डाली। किसकी? राणा साका की नींव डाली। किसने डाली नींव भाई? ध्यान रखना, राणा हम्बीर ने। लेकिन ध्यान रखना, यदि अपन बात करेंगे तो ये सन 1568 में महाराणा उदय सिंह के समय, किसके समय भाई? महाराणा उदय सिंह के समय। तो महाराणा उदय सिंह के समय इस दुर्ग पर अकबर यानी मुगलों का आधिपत्य हो गया। क्या हो गया? आधिपत्य हो गया। और लास्ट टाइम की बात करते हैं तो देखो नेक्स्ट 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई और पुणे मेवाड़ शासकों के अधीन आ गया। कौन सा दुर्ग मेवाड़ शासकों के अधीन आ गया था? चित्तौड़ का दुर्ग। ये इतिहास रहा चित्तौड़ का दुर्ग। किस किस के पास में चित्तौड़गढ़ दुर्ग रहा? चित्तौड़गढ़ को हालांकि राजधानी जो बनाया था वो जैत्र सिंह ने बनाया था, और चित्तौड़गढ़ से जो राजधानी को चेंज करेगा वो मेवाड़ का शासक उदय सिंह करेगा, और उदय सिंह जो राजधानी बनाएगा वो उदयपुर को बनाएगा, और सन 1559 में उदयपुर शहर भी बसाएगा, याद रखना। तो देखो, मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य निर्माण करवाया। फिर जब मानमोरी यहाँ का शासक था, मानमोरी के शिलालेख से इस बात की जानकारी मिलती है। मानमोरी के शासक जब यहाँ पर था तो बप्पा रावल ने उसे हराकर, है ना, इस दुर्ग पर आधिपत्य कर लिया था। तो यानी ये मेवाड़ शासकों के अंडर में आ गया। मेवाड़ शासक यहाँ पर शासन करते रहे। तो यहाँ का शासक था जब शक्ति कुमार, तो उसके समय परमार शासक मुंज ने, और इस शक्ति कुमार को हराकर मेवाड़ क्षेत्र को जीत लिया, और चित्तौड़ पर जो है परमार शासन स्थापित हुआ। फिर उसके बाद में ध्यान रखना, परमारों का शासन चलता रहा, लेकिन पूरे ध्यान रखें ये मेवाड़ शासकों के अधीन हो गया ये दुर्ग। और मेवाड़ शासकों ने यहाँ बाद में चल करके, जब मेवाड़ दो भागों में बटेगा, गोहिल शाखा और एक तो रावल शाखा और एक राणा शाखा, तो गोहिल शाखा ने पहले शासन किया था, क्योंकि तो गोहिल शाखा में जो रावल शाखा है, तो रावल शाखा ने जो कि पहले शासन किया था। तो गोहिलों की दो शाखाएं थी, रावल और राणा। तो जो है गोहिल जो वंश था उसकी दो शाखा, एक तो शाखा थी कौन सी? रावल शाखा, एक राणा शाखा। तो जो रावल शाखा थी उसने पहले शासन किया था, और बच्चों रावल शाखा की नींव छेम सिंह ने डाली थी। यदि अपन बात करेंगे तो यहां पर अपन देख भी लेते हैं गोहिल वंश की नींव ध्यान रखना छेम सिंह ने डाली। ये रावल शाखा थी, वैसे रावल शाखा थी, गोहिल वंश की शाखा है ये, याद रखना, रावल शाखा है ये, रावल शाखा। तो रावल शाखा की नींव छेम सिंह ने डाली। छेम सिंह के बाद महत्वपूर्ण शासक बने यहाँ सामन सिंह, उसके बाद में
यहाँ का शासक बना, ध्यान रखना, कुमार सिंह, फिर जैत्र सिंह, तेज सिंह। उसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ का शासक समर सिंह, रावल रतन सिंह बना। रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य इस दुर्ग पर हो गया। फिर उसके बाद में ये खिजर खां को ये दुर्ग छोड़ करके चला गया था, इसका नाम भी बदल दिया था खिजराबाद। खिजर खां ने ये दुर्ग जो है मूछाला मालदेव को दे दिया, क्योंकि 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई थी, तो ये दुर्ग दे करके चला गया था दिल्ली, ठीक बात। और खिजर खां जब मूछाला मालदेव को ये दुर्ग दे गया तो सोनगरा चौहानों का आधिपत्य इस दुर्ग पर हो गया। लेकिन मूछाला मालदेव की मृत्यु के बाद उसका लड़का बनबीर या जैसा शासक बना, जिसको राणा हम्बीर ने हरा दिया। और राणा हम्बीर ने यहां राणा साका को स्थापित कर दिया। कौन से दुर्ग में कर दिया? ये दुर्ग में कर दिया, ध्यान रखना, चित्तौड़ के दुर्ग में। अब राणाओं का शासन चलता है यहां पर, राणाओं का शासन चला। और अकबर के काल में 1568 ईस्वी में इसने सम्राट अकबर ने, जिसको ध्यान रखना मुगल शासक अकबर या जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाता है, अकबर ने ये दुर्ग उदय सिंह के समय जीत लिया और यहां पर मुगलों का आधिपत्य, मुगलों का शासन स्थापित किया, यानी मुगलों का आधिपत्य हो गया इस दुर्ग पर। लेकिन 1615 में मेवाड़ शासक अमर सिंह प्रथम के काल में जहांगीर जब मुगल शासक था तब एक संधि हुई थी, और उस संधि के तहत मुगलों ने ये दुर्ग किसके लिए दे दिया? ये दुर्ग मुगलों के लिए दे दिया। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यदि अपन बात करेंगे यहां पर तो पुणे मेवाड़ के शासकों के अंडर में ये दुर्ग आ गया। कौन सा दुर्ग आ गया? 1615 ईस्वी में चित्तौड़ का दुर्ग। ये थोड़ा सा चित्तौड़ का इतिहास रहा। अगर अपन बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, भाई साहब आज की तारीख में भी जौहर मेला लगता है वहां पर प्रतिवर्ष। जौहर मेला भाई, अगर सबसे ज्यादा साके अगर किसी दुर्ग में हुए हैं तो वो चित्तौड़ के दुर्ग में हुए हैं। अगर सबसे ज्यादा उज्जवल इतिहास अगर किसी का है तो वो चित्तौड़ के दुर्ग का है। सबसे उज्जवल इतिहास, सबसे शौर्यपूर्ण इतिहास, सबसे अगर अपन बात करें ओजपूर्ण इतिहास, सबसे वीरता वाला इतिहास अगर किसी दुर्ग का है तो वो चित्तौड़ दुर्ग का है। चित्तौड़ दुर्ग जो मेवाड़ के राणाओं की गाथा गाता है, जो मेवाड़ के राणाओं का, ध्यान रखना, मेवाड़ के शासकों का, ऐसे शासक महाराणा प्रताप जैसे शासक हैं जिसके लिए अकबर तक रोया था। अकबर जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी तब अकबर तक जिसके लिए रोया था, अकबर जिसकी आंखों में आंसू थे महाराणा प्रताप की मृत्यु के जस्ट बाद, जब उसको खबर मिली अकबर को तो उसकी आंखों में आंसू थे। जब उससे पूछा गया कि अकबर आपको रोना शोभा नहीं देता, आपका दुश्मन मारा गया है, आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आप तो रो रहे हो, तो अकबर का जवाब था कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि अब मेरा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में मेरा कोई ऐसा दुश्मन नहीं बचा जो मुझे बराबर की टक्कर दे सके। मेरे सामने तो एक ही व्यक्ति था और जो मुझे बराबर की टक्कर देता था वो महाराणा प्रताप था, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। अकबर के ये वक्तव्य थे। खैर, अब इस बात को कई विद्वान इस बात को वेरीफाई करते हैं। हालांकि यहां पर दुर्ग में 3 साके हुए और भाई साहब तीनों साके बहुत जबरदस्त साके थे। तो पहला साका अगर अपन बात करेंगे तो पहले साके की बात करें तो पहला साका था चित्तौड़ का साका। चित्तौड़ के दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग के साके, चित्तौड़ दुर्ग के साके किसके साके बताओ? चित्तौड़ दुर्ग के। तो देखो प्रथम साका, प्रथम साका की बात करेंगे तो 1303 ईस्वी में हुआ है ना, ये ध्यान रखना। चित्तौड़ का शासक कौन था इस टाइम? चित्तौड़ शासक था कौन? रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह, है ना। चित्तौड़ शासक रावल रतन सिंह है इस समय। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है पद्मिनी, और सिंगल द्वीप की राजकुमारी गंधर्व सेन की पुत्री है। ये बहुत सुंदर थी। तो सुंदरता की जानकारी जो मिलती है, सुंदरता की जानकारी जो इसकी मिलती है वो मिलती है एक ग्रंथ से। तो शेर शाह
सूरी के दरबारी विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत से है ना 1540 में ग्रंथ लिखा गया था ये। और इस समय आक्रमण किया, किसने आक्रमण किया? इस समय आक्रमण किया, किसने आक्रमण किया इस समय? तो आक्रमण जो किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। तो यदि बात करें इस आक्रमण की जानकारी जो मिलेगी, आक्रमण की जानकारी जो मिलेगी मेरे बच्चों, ये मिलेगी किसमें? अमीर खुसरो के ग्रंथ, और इस ग्रंथ का नाम है अमीर खुसरो के ग्रंथ खजाइन उल फतू में इसकी जानकारी मिलेगी भाई। खजाइन उल फतू में अगर बात करेंगे खजाइन उल फतू में, तो चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण की जानकारी मिलती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आक्रमण किया गया था। जबकि हालांकि कई ग्रंथ लिखे थे इसने अमीर खुसरो ने, जिनमें देखो खजाइन उल फतू, मिफ्ता उल फतू, तुगलकनामा, नोहे सिपेसार, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो तारीख अलाई, कई ग्रंथ लिखे थे। तो बेटा अगर बात करें चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की जानकारी जो मिलती है वो मिलती है खजाइन उल फतू से। इस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने साक्षात भगवान अल्लाह के समतुल्य बताया है अलाउद्दीन खिलजी को, अल्लाह से तुलना की है उसकी। जबकि रणथंबोर का जो अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का, जो राजस्थान का पहला साका माना जाता है 1301 ईस्वी में, उस युद्ध की जानकारी अमीर खुसरो के मिफ्ता उल फतू नामक ग्रंथ में मिलती है। और बच्चों ये दोनों ही ग्रंथ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों ही अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कौन आया था? अमीर खुसरो आया था। अब देखो यदि अपन बात करेंगे प्रथम साका, तो कारण क्या था इस प्रथम साका का? कारण था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पद्मिनी को प्राप्त करना। और ये सारे बीज किसने बोए थे? ये सारे बीज बोए थे किसने? राघव चेतन ने। अगर अपन बात करें तो जैसी खजाइन उल फतू में जानकारी मिलती है, सारे बीज राघव चेतन ने बोए थे, याद रखना। और बच्चों राघव चेतन जिसको देश निकाला दे दिया था, निष्कासित कर दिया था रावल रतन सिंह ने, उसको याद रखें। वो रावल रतन सिंह के द्वारा निष्कासित राघव चेतन ने ये युद्ध के बीज बो दिए थे, दुश्मनी के बीज बो दिए थे। ऐसे लोग आज भी जीवित हैं, ऐसे लोग आज भी हैं जो जगह जगह मिल जाएंगे, जो गांव गांव में मिल जाएंगे, जो इधर की उधर से उधर की इधर से बातें करने में लगे रहते हैं, जो ध्यान रखना ये नहीं सोचते कि एक छोटी सी बात से इधर उधर करने से किसी का कितना बड़ा अहित हो सकता है। ये देखो यहां पर तो रावल साका का ही अंत हो गया, एक राघव चेतन के इतने से स्टेटमेंट से, एक राघव चेतन के अलाउद्दीन खिलजी के सामने उपस्थित होकर इतने से स्टेटमेंट से पूरे ही चित्तौड़ में, मेवाड़ में रावल साका का अंत हो गया। केवल इतना सा स्टेटमेंट था। किसका स्टेटमेंट था? इस राघव चेतन का केवल इतना सा स्टेटमेंट था। इसने अलाउद्दीन खिलजी के सामने यह कहा था कि महाराज रावल रतन सिंह के पास एक नायाब हीरा है, और उस नायाब हीरे के सामने अन्य सभी हीरे क्या हैं? फेल हैं। इस छोटे से स्टेटमेंट के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से और कहां की ओर रवाना हुआ? अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ की ओर रवाना हुआ, और चित्तौड़ पर उसने आक्रमण कर दिया। खैर साके के अंतर्गत दो चीजें होती हैं। साका जब होता है तो दो चीजें होती हैं मेरे बच्चों, एक तो होता है केसरिया और एक होता है मेरे बच्चों जौहर। अगर बात करें अपन
तो जौहर जो केसरी हुआ था रावल रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ भैया, रावल रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ भाई, रावल रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ भाई। हालांकि इसमें गोरा बादल ने भी भूमिका निभाई थी और जौहर हुआ था 1600 महिलाओं के साथ, 1600 महिलाओं के साथ हुआ था, 1600 महिलाओं के साथ। और ये जो जौहर हुआ था ये पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ, पद्मिनी के नेतृत्व में ये जौहर हुआ। बच्चों याद रखना, इतिहास नेतृत्व में, इतिहास जो है अपन नहीं पढ़ रहे, यहां पर ये पढ़ रहे हैं कि भाई साका हुआ पहला, उस साके के अंतर्गत क्या क्या हुआ था याद रखें प्यारे बच्चों। अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने ये दुर्ग जीतकर, ये दुर्ग जीतकर इसका नाम, ये दुर्ग जीतकर अपने पुत्र खिज्र खां को, अपने पुत्र खिज्र खां को दिया, अपने पुत्र खिज्र खां को दिया और इसका नाम दिया, और इसका नाम, और इसका नाम क्या रख दिया बच्चों, और इसका नाम खिजराबाद किया, खिजराबाद रख दिया, और इसका नाम खिजराबाद रख दिया। ये जानकारी किससे मिलती है तो दिया, ये जानकारी, ये जानकारी यहाँ एक दरगाह है मैंने बताई थी धाईबी पीर की दरगाह, और उस पर एक लेख लिखा हुआ है, तो ये जानकारी धाईबी पीर की दरगाह, धाईबी पीर की दरगाह, दरगाह के लेख से मिलती है, लेख से मिलती है। बोलो किससे मिलती है, लेख से मिलती है, धाईबी पीर की दरगाह के लेख से ये जानकारी मिलती है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट, अब बात करेंगे दूसरे साका की। बेटा दूसरे साका की बात करेंगे तो दूसरा साका भैया कब हुआ, तो दूसरा साका याद रखना 1535 में हुआ था वैसे, पर ये सम्मिलित डेट आ जाती है कई बार। हालांकि एक WRD का एग्जाम हुआ था उसमें अलग अलग ऑप्शन में थे, 1534 अलग था, 35 अलग था, तब तो इसकी राइट डेट जो मानी जाएगी साकी की 1535 मानी जाएगी। अगर ये संयुक्त रूप से आता है तो 1534-35 है। यदि बात करें दूसरे साके के समय चित्तौड़ का शासक कौन था सर, तो चित्तौड़ का शासक था सर कौन, इसका नाम था, चित्तौड़ के शासक का नाम था मेरे बच्चों, चित्तौड़ का शासक कौन था सर, तो चित्तौड़ के शासक का नाम था यहां पर विक्रमादित्य, विक्रमादित्य नाम था सर। ये जो साका हुआ इस समय आक्रमण किसने किया, तो आक्रमण किसने किया था सर, आक्रमण किसने किया, गुजरात शासक, गुजरात शासक बहादुर शाह ने, गुजरात शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था सर, गुजरात शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया सर। साका में जौहर तो किसने किया, साका में केसरिया किसने किया, तो केसरिया जो किया था ये केसरिया किया देवलिया सर। देवलिया वर्तमान में कहां पड़ता है, प्रतापगढ़ में। तो देवलिया के सरदार, देवलिया के सरदार बाघ सिंह ने सर इसकी छतरी अभी बताई थी, ये पाड़नप पोल के पास में स्थित है। और जौहर जो किया था सर, जौहर किया सर, जौहर किसने किया, ये किया कर्मावती ने, कर्मावती, ये कर्मावती कौन थी, सांगा की पत्नी, सांगा की पत्नी, महाराणा सांगा की पत्नी। और बच्चों ध्यान रखना यदि अपन बात करेंगे, इसने इस समय ध्यान रखना इसने हुमायूं को राखी भी भेजी थी, हुमायूं को राखी भेजी थी, किसने हुमायूं को राखी भेजी थी, हुमायूं को राखी भेजी थी किसने, कर्मावती ने। इसके अलावा वह, इसके अलावा जवाहर बाई, जवाहर बाई इसका तो नाम ही नहीं आता है, अब आया है जवाहर बाई ने। जवाहर बाई कौन की पत्नी थी, विक्रमादित्य की पत्नी, विक्रमादित्य की पत्नी ने। और बच्चों जवाहर बाई ने क्या किया था, यहां पर जौहर किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
कुछ समय तक बहादुर शाह जो यहां पर रहा, बहादुर शाह जफर अलग है, वो मुगल शासक था, अंतिम मुगल शासक। ये बहादुर शाह तो गुजरात का शासक है। आई होप ये दूसरा साका भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पहले साका में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है, तो वहीं अगर बात करते हैं तो दूसरे साके के अंतर्गत गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया है। साके में जो केसरिया किया है वो देवलिया के सरदार बाघ सिंह ने किया है, और साके के अंतर्गत जो जौहर किया है वो कर्मावती ने किया है, जो सांगा की पत्नी थी, याद रखना। इसके अलावा जवाहर बाई जो है वो विक्रमादित्य की पत्नी थी, यानी जवाहर बाई की सास थी कौन? जवाहर बाई की सास कौन थी? सास बताओ जवाहर बाई की, ध्यान रखना, जवाहर बाई की सास थी कौन बताएंगे? ये थी कर्मावती। बोलो कौन थी भाई? कर्मावती। मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है ना? तीसरे साके में जो जौहर करेगी वो फूल कंवर होगी, गलती नहीं करना है आपको। वो फूल कंवर अलग है, ये जवाहर बाई अलग है। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब बात करते हैं सर तीसरा साका। सर तीसरा साका भी उतना ही इंपॉर्टेंट था। सर तीसरा साका, सर इसकी डेट अगर पूछता है तो हमको क्या डेट बतानी है? तो 1567-68 बताना है। सर अगर एक एग्जाम में पूछा, अलग अलग करके पूछा तो क्या बतानी है? तो फिर 1568 बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखना, फिर 1567 नहीं करना है, याद रखना। सर तीसरे साके के समय शासक कौन था? सर शासक था, कौन था शासक यहाँ का? तो यहाँ का शासक था सर महाराणा उदय सिंह। सर कौन सा शासक था यहाँ का? महाराणा उदय सिंह। सर यहाँ का शासक महाराणा उदय सिंह था। और ये बताएं कि आक्रमण किसने किया? सर आक्रमण किया, किसने आक्रमण किया था? सर आक्रमण किया था किसने? अकबर ने। अकबर ने आक्रमण किया था सर, अकबर ने आक्रमण किया था। और सर साका जो हुआ था उसमें केसरिया तो किसने किया? सर उसमें केसरिया क्यों किसने किया? तो केसरिया किया था। इसमें अगर अपन बात करेंगे तो किसने केसरिया किया? सर तो केसरिया किया था, यहां पर केसरिया किया था, किसने केसरिया किया? जयमल राठौड़ ने। सर जयमल राठौड़ ने केसरिया किया था। सर इसके अलावा कल्ला राठौड़ ने केसरिया किया था। सर कल्ला राठौड़ ने। सर इसके अलावा पत्ता सिसोदिया ने केसरिया किया था। सर पत्ता सिसोदियन। फत्ता जी अलग है, वो जालोर, वो सातों गांव से संबंध है उनका, जालोर में, सांचौर में, वो फत्ता जी अलग है और ये पत्ता सिसोदिया अलग है। पत्ता सिसोदिया याद रखना बिल्कुल अलग है, और फत्ता जी, वीर फत्ता जी अलग है, वो ध्यान रखेंगे आप लोग। तो केसरिया किया किसने? जयमल राठौड़ ने, कल्ला राठौड़ ने और पत्ता सिसोदिया ने। तीनों की छतरी मैंने आपको चर्चा की थी, तीनों की छतरी चित्तौड़ के दुर्ग में है। तीनों की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में है। बोलो बच्चों कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़ दुर्ग में है तीनों की छतरी। जबकि बात करते हैं कि सर जौहर किसने किया? तो सर जौहर किया था, किसने किया? फूल कंवर ने। फूल कंवर कौन थी? सर फूल कंवर कौन थी? पत्ता सिसोदिया की पत्नी। पत्ता सिसोदिया की पत्नी, पत्ता सिसोदिया की पत्नी थी फूल कंवर। और सर ये जयमल राठौड़ की बहन थी, जयमल राठौड़ की बहन थी सर। और कल्ला राठौड़ की क्या थी? कल्ला राठौड़ की बुआ थी, कल्ला राठौड़ की बुआ। और सर अब आपस में आप रिलेशन निकाल सकते हो, इतनी रीजनिंग तो आपने भी पढ़ी होगी। ठीक बात कि कौन किसका क्या लगता था, इसी बात से जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो फूल कुंवर के नेतृत्व में फूल कुंवर ने जो है जौहर किया था। यदि अपन बात करेंगे तो ये तीसरा साका था। इस साके में अब आपका प्रश्न ये रहेगा, सर मेवाड़ का शासक उदय सिंह जो है वो उस टाइम कहां गया था? तो बेटा उदय सिंह को इस समय
इस समय मेवाड़ शासकों ने, इस समय मेवाड़ शासकों ने उदय सिंह को इस समय मेवाड़ शासकों ने कहां भेज दिया? मेवाड़ शासकों ने गोगुंदा भेज दिया। बोलो कहां भेज दिया? गोगुंदा भेज दिया था। कर्नल जेम्स टॉड ने यह बोला था। भाई साहब कितना गजब का स्टेटमेंट देता है कर्नल जेम्स टॉड अब इस जगह पर। उदय सिंह महाराणा सांगा का बेटा था भाई, और महाराणा सांगा जो वीर था भाई साहब, 80 घाव आ गए थे, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था भाई साहब, पर लड़े जा रहा है व्यक्ति, लड़े जा रहा है व्यक्ति, है ना। और उसने न केवल वीरता का, न केवल वीरता का जो है प्रदर्शन किया, बल्कि ये भी दिखाया कि कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कितनी भी विकट परिस्थिति हो, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। जब वो घायल हो गया, बिल्कुल ही घायल अवस्था का, तब उसे बसवा दौसा में लाया गया था, याद रखना। खैर वो अलग बात थी। तो उदय सिंह पुत्र था महाराणा सांगा का, और उदय सिंह का पुत्र भी उतना ही वीर था जितना उसका पिताजी था। तो उदय सिंह के पुत्र का नाम था महाराणा प्रताप। तो कर्नल जेम्स टॉड जो स्टेटमेंट बोलते हैं, बहुत गजब का स्टेटमेंट बोलते हैं। कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि अगर महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच ये कायर उदय सिंह नहीं होता, ये कायर उदय सिंह नहीं होता, तो मेवाड़ का इतिहास और उज्जवल होता और शानदार होता। ये कौन कहता है? ये कहता है कौन? ये कहता है कर्नल जेम्स टॉड। इस बात को ध्यान रखना। अकबर ने यहां पर मोहर मगरी बनवाई थी। इस टाइम पर अकबर ने मोहर मगरी बनवाई, अकबर ने मोहर मगरी बनवाई, मोहर मगरी बनवाई, अकबर ने मोहर मगरी बनवाई थी। चित्तौड़ का इतिहास बहुत बड़ा हो जाएगा, याद रखना, अगर ज्यादा डिस्कस करेंगे। ये एक सोने की मोहर के बदले एक एक सैनिकों को एक एक परात मिट्टी डलवाई थी यहाँ, और एक एक सोने की मोहर के बदले एक एक परात मिट्टी डाली थी। कहाँ? किसने? सैनिकों ने। और देखते देखते टीला बन गया था जिसको मोहर मगरी कहते हैं। और इस मोहर मगरी से अकबर ने इस अभियान में ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। इस अभियान में संग्राम नामक बंदूक से, बंदूक का नाम क्या है? संग्राम नामक बंदूक से, संग्राम नामक बंदूक से गोली चलाई थी। अरे किसने गोली चलाई थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लाडले बच्चों? ये गोली चलाई थी किसने? अकबर ने। ये तीसरा साका था, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट साका है जितना कि अन्य दो महत्वपूर्ण साके हैं। प्यारे बच्चों, तीसरा साका आपने देखा जो महाराणा उदय सिंह के काल में हुआ। अकबर ने आक्रमण किया, केसरिया, जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़, पत्ता सिसोदिया ने किया था। जबकि जौहर की बारी आई तो जौहर किया था किसने? फूल कंवर ने किया, जो पत्ता सिसोदिया की पत्नी थी, जयमल राठौड़ की बहन थी, कल्ला राठौड़ की बुआ थी। इसका मतलब जयमल राठौड़ का कल्ला राठौड़ भतीजा हो गया। इसका मतलब पत्ता सिसोदिया कल्ला राठौड़ का क्या हो गया? फूफाजी हो गया। इसका मतलब जयमल राठौड़ का पत्ता सिसोदिया क्या हो गया? जीजाजी हो गया। तो आपस में तो ये रिलेशन सारे के सारे आपको याद हो ही जाएंगे। इतनी रीजनिंग तो आपकी भी है, याद रखना। प्यारे बच्चों, आई होप ये क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। सारे के सारे दुर्गों का इतिहास, सारे के सारे दुर्गों की महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा, याद रखें। लेकिन उसके लिए आपको ये क्लास रेगुलर लेनी होगी। गुरु दक्षिणा के तौर पर केवल इतना करना होगा कि इस क्लास को शेयर करना होगा, इस क्लास को लाइक करना होगा, और यही नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्योंकि हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि जब इतनी मेहनत करते हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके इतना तो मांग ही सकते हैं। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है तो इतना तो मांग ही सकते हैं, लेकिन हमारी मेहनत बहुत लगती है। अगर आपको दिखता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो वास्तविक
सप्ताह में हमारी मेहनत का फल आप लोगों को देना बनता ही बनता है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि कोई मेहनत करता है और अपन उससे जुड़ते हैं तो किसी का भी ध्यान रखना, अगर टीचर ज्ञान दे रहा है, अगर टीचर की नॉलेज, अगर टीचर से अपन पढ़ रहे हैं तो उसको गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ ना कुछ देना चाहिए। ऐसी अपनी नहीं, ये भारतीय संस्कृति है। ऐसे संस्कार अपन को माँ बाप से मिलते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं, अपने ध्यान रखना बुजुर्गों से मिलते हैं। प्यारे बच्चों, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सीरीज कंटिन्यू चले, इसके लिए आप अपने दोस्तों को जोड़ना ना भूलें। और यही नहीं, इस सीरीज का नाम बहुत जल्दी ही हमारे फाउंडर और सीईओ इस कोचिंग के, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मिस्टर नरेंद्र जो है, नरेंद्र जी, इस ऑनलाइन सीरीज का नाम जल्दी ही देने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, नरेंद्र जिनका नाम ही बहुत शानदार है, नर यानी कि आदमियों में, व्यक्तियों में, लोगों में, इंद्र का मतलब जो इंद्र की तरह हो, है ना नरेंद्र। तो बहुत जल्दी ही आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आप लोग जुड़ना ना भूलें। कंटिन्यूटी के साथ में अपन इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यूटी के साथ में चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू आप सभी के लिए, थैंक यू।